सोने का खेत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में चोरी का मामला सुलझाने में व्यस्त थे और वे क्रोधित होकर चोर से बोले, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, झूठ बोलना बंद कर दो और अपना जुर्म कबूल कर लो। हमें झूठ से उतनी ही नफरत है जितनी अपराधियों से, और ये बात दरबार में सभी जानते हैं, और इसीलिए यहाँ कभी कोई झूठ नहीं बोलता। क्या? छे, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि जालिम दुनिया में कोई इतना सच्चा नहीं है। ये दरबारी भी नहीं। तुम जानते नहीं यहाँ हमारी कितनी इज्जत है। अगर मेरा कोई दरबारी झूठा निकला तो मैं इसी वक्त तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा, और अगर तुम्हें हमारी बात झूठी लगती है तो खुद ही देख लो। दरबारियों, क्या यहाँ कोई है जिसने कभी झूठ बोला है? ये सवाल सुनते ही सारे दरबारी चिंताग्रस्त होके एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से कुछ ने तो डर के कारण तुरंत कह दिया कि उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। उसी उलझन में कुछ मंत्री आपस में खुसफुसाने लगे। अरे अब क्या करें? झूठ बोल दे, पर झूठ बोलना भी झूठ ही हुआ ना। जिंदगी में इतना झूठ बोला कि झूठ अभी झूठ ही नहीं लगता। लेकिन अरे चुप करो, क्या झूठ झूठ लगा रखा है? अभी मुझे ये नहीं सूझ रहा है कि क्या झूठ बोलूं। बस ये खुसुर पुसुर देख बादशाह अकबर उन दोनों मंत्री से सवाल करते हैं। ये क्या आपस में खुसफुसाना चल रहा है? सवाल का जवाब दो। क्या कभी तुमने झूठ बोला है? दोनों मंत्रियों में से एक मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा नहीं है। हम वही कह रहे थे कि झूठ बोलने से किसी का भला नहीं होता, इसलिए हमने कभी झूठ बोला ही नहीं। ठीक है। तभी बादशाह की नजर सोच विचार में डूबे बीरबल पर पड़ी। बीरबल, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? महाराज, मैंने अपनी निजी जिंदगी में कभी ना कभी तो झूठ बोला ही होगा। ये देख दरबार के सारे मंत्री और यहाँ तक कि खुद बादशाह भी चौंक गए, और वो चोर भी अपनी हंसी दबा नहीं पाया, जिसे देख बादशाह बेहद क्रोधित हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? तुम मेरे सबसे चहीते हो और तुमने ही ऐसी हरकत की है। हम बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। महाराज, कभी ना कभी जिंदगी के उतार चढ़ाव में झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। बस बीरबल, बहुत हुआ। हम ये और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, और तब तक लौटकर मत आना जब तक तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाता, और तुम झूठ बोलना एकदम बंद नहीं कर देते। ये सुन बीरबल सिर झुकाए वहाँ से चुपचाप निकल गए, और वो चोर अकड़ कर बोला, देखा तो क्या मैं यहाँ से बाइज्जत जाऊँ? खामोश। शाम को बीरबल अपने घर गंभीर विचार में डूबे आटा पीस रहे थे। वे सोच रहे थे कि कैसे बादशाह अकबर का कभी ना झूठ बोलने का भ्रम तोड़ सकते हैं। तभी गेहूं के बोरे में हाथ डालते समय उनके हाथ एक जौ की बाली आ गई। उसे देखते ही बीरबल को विचार आया, और उन्होंने तुरंत सोनार सुंदर लाल को अपने घर बुला लिया और उनसे कहा, ये जौ देख रहे हो, ऐसे मुझे बिल्कुल सोने के बनाकर चाहिए। क्या तुम ये कर सकते हो? क्यों नहीं राजा बीरबल, आपका हुक्म सराखों पर। कुछ दिनों बाद बीरबल ने पत्र लिखा बादशाह और दरबारियों को राज्य की भलाई के लिए, और खेत में आने का न्योता दिया, जिसे बादशाह ठुकरा नहीं पाए और तय समय और जगह पर पहुंच गए। बताओ झूठे बीरबल, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? तभी बीरबल ने गमछे से सोने के जौ निकाले और बोले, महाराज, क्या आप ये सोने के जौ देख रहे हैं? ये हमारे अरबी दोस्त ने हमें तोहफे में भेजे हैं, और पत्र में लिखा है कि इस जौ को बोने से सोने की फसल उगेगी। क्या? ये सुन शातिर मंत्रियों की तो नियत ही फिसल गई। देखो, कुछ सोने के जो हम चुरा लेंगे। जब ये उग जाएंगे किसी को क्या ही पता चलेगा। जरा धीरे बोलो, महाराज ने सुन लिया ना, उसी जमीन में तुम्हें गाड़ देंगे। तो हमें यहाँ क्यों आमंत्रित किया है? वो दरअसल बस इन्हें बोने में आप सबकी मदद लगेगी। कैसी मदद? दरअसल ये जौ वो ही बो सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। तो मैंने सोचा क्यों ना राज्य की भलाई के लिए ये काम आप सबको सौंपा जाए।
वैसे भी आप सब तो सच्चे सीधे साधे हैं और खरा सोना आप जैसे खरे इंसान ही बो सकते हैं और मैं तो ठहरा झूठा, तो ये काम हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि अगर कोई झूठा इंसान इसे बो दे तो उसका सिर उसी वक्त फट जाएगा। अच्छा, ये समस्या है। कोई बात नहीं, दरबार के सारे मंत्री यहाँ है जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है। वे आगे आके ये जवाब बो देंगे। जी जरूर, क्यों नहीं। जिस किसी ने भी कभी झूठ नहीं बोला वे कृपया करके आगे आ जाए, आपका सर नहीं फटेगा। बीरबल का ये प्रस्ताव सुन सभी मंत्री एक साथ 2 कदम पीछे चले गए और शर्म के मारे उनका सिर झुक गया। ये देख बादशाह बेहद क्रोधित हो गए। क्या आप सब ने हमसे झूठ कहा था? इस बात से हम सर ऊंचा करके चलने के लायक नहीं रहे। महाराज जाने दीजिए, आप गुस्सा थूक दीजिए। आप तो सच्चे हैं, आपने तो कभी झूठ नहीं बोला है और बोल भी कैसे सकते हैं। आपको झूठ से घृणा जो आती है, तो क्यों ना आप ही इस जो को बो दे। अकबर ये सुनते ही सोच विचार में पड़ गए। मैंने कभी ना कभी तो झूठ बोला ही होगा। मुझे याद तो नहीं, पर कभी रानी साहिबा से या फिर कभी प्रजा से या फिर कभी मेरे चहीते बीरबल से ही। सोने का बीज बोने से मेरा सर फट गया तो मेरा इतिहास में नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और वे बीरबल से बोले, दरअसल मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि शायद मैंने भी कभी ना कभी झूठ बोला ही होगा। देखा महाराज, यही तो मेरा कहना था कि हम सब कभी ना कभी झूठ बोल ही देते हैं, कभी किसी का दिल रखने के लिए तो कभी किसी के भलाई के लिए। ये बात तो तुमने 100% सच कही है बीरबल। ये सुन सभी लोग हंस पड़े और हमने ये सीखा कि अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है तो वो अच्छी ही बात है। घड़े का गुस्सा। गर्मी के मौसम में राज्य में कड़ी धूप निकली थी, जिससे कुमार नाम का एक कुम्हार काफी खुश था। ये मौसम उसके बनाए गए मिट्टी के बर्तन सूखने के लिए सही जो था। बस अगर कुछ सही नहीं था तो उसकी नियत, क्योंकि वो इन बर्तनों में मिलावटी सामान डालता, जिससे उसे काफी मुनाफा हो जाता। वाह, इस बार मिलावटी बर्तन भी अच्छे सूखे हैं। किसी को इसमें किसी बेईमानी की भनक तक नहीं लगेगी। मुनाफे की उम्मीद लिए वो अपने घर के भीतर चला गया और उसी शाम उसका पड़ोसी माही नाम का धोबी अपने कपड़ों का ढेर लिए वहाँ से आ रहा था। तभी अचानक उसका पाँव एक घड़े में पड़ने से वो अपना संतुलन खो बैठा और लुढ़कते हुए जाकर मिट्टी के बर्तनों पर धड़ाम से गिर गया, जिसके कारण सभी घड़े टूटकर चुरमुरा गए। ये आवाज सुन कुम्हार दौड़ते हुए बाहर आया और हक्का बक्का रह गया। अरे ये क्या कर दिया तुमने? मेरा इतना बड़ा नुकसान। इस हादसे से धोबी भी चिंतित हो गया और उसने तुरंत कुम्हार से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो कुम्हार, ये केवल एक हादसा था, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। झूठ मत बोलो माही, तुम मेरे तरक्की से जलते हो, इसलिए तुमने ये काम किया होगा। तुम्हें पता भी है तुमने कितना नुकसान किया है मेरा। मैं दोबारा से क्षमा चाहता हूँ। अब अपनी बेगुनाही तो साबित नहीं कर सकता, पर आपके नुकसान की जरूर भरपाई कर सकता हूँ। तो कृपया आप मुझे हिसाब बता दीजिए, मैं तुरंत उसे चुका दूंगा। और तभी धोबी कपड़ों से भरी अपनी गठरी खोलता है, जिसमें कुछ सोने की मोहरें भी होती हैं। इतना सोना देख कुम्हार की आंखें जलन से लाल हो जाती हैं। धोबी कुछ मोहरें उठाकर कुम्हार के पास जाता है। ये लीजिए, ये आपके टूटे हुए घड़ों की कीमत। आशा करता हूँ इससे आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। दोबारा माफी मांगता हूँ, आगे से मैं ख्याल रखूंगा। ये कहकर धोबी वहाँ से चुपचाप निकल गया, पर कुम्हार की जलन अपने उफान पर आ पहुँची थी। आखिरकार वो किसी और को अपने से आगे बढ़ते नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने धोबी को नीचे गिराने की ठान ली और एक शातिर युक्ति बनाई। अगले दिन कुम्हार ने बादशाह अकबर से मिलने की इजाजत ली और उनके सामने पहुंचकर बोला, महाराज, आपको और आपके तेजस्वी रूप को देख के बड़ी खुशी हुई। लगता है दिन अच्छा जाएगा आज मेरा। ये सुन बादशाह पिघल गए और कुम्हार को अपनी बात रखने के लिए कहा। महाराज,
मेरा एक मित्र कल ही अंगोला राज्य से आया है। उसे अपना राज्य बेहद पसंद तो आया, परंतु क्या? हमें बेझिझक बताओ। परंतु वो अपने यहाँ के हाथी देखकर बेहद चौंक गया। हाथी देख चौंक गया? ऐसे क्यों भला? वो दरअसल कह रहा था कि उनके राज्य के हाथी दूध से सफेद है, जबकि हमारे यहाँ के हाथी बेहद ही काले और मैले हैं। ये सुन दरबार के लोग आश्चर्यचकित हो गए और बादशाह भी अपना सिर खुजाने लगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने तो ऐसी बात कभी नहीं सुनी। नहीं महाराज, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने सफेद हाथियों के बारे में जानकारी निकाली तो ये बात सच निकली। आपने ऐरावत का तो नाम सुना ही होगा। अकबर को इस बात में कोई तो गड़बड़ लगी, पर फिर भी अकबर को इस चीज का अनुभव लेना था, इसलिए वे कुम्हार को बढ़ावा देते हुए बोले, जाओ फिर हमारे यहाँ के सारे धोबियों को संदेशा दे दो ताकि अपने राज्य के हाथी भी चमचमाते हुए दिखे। इस पर कुम्हार तुरंत बोला, महाराज, सारे धोबियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक मेहनती और उम्दा धोबी को पहचानता हूँ, वो ये काम अकेले ही कर लेगा। ठीक है, उस धोबी को तुरंत इस काम पर लगा दिया जाए, ये हमारा आदेश है। फिर क्या था, उस बेचारे धोबी को हाथी धोने के काम पर तुरंत लगा दिया गया। आदेश का पालन करते हुए वो पूरी मेहनत और ताकत से हाथी घिसने लगा, पर हाथी भी परेशान होकर एक जगह खड़े रहने के लिए तैयार न था, जिसके कारण धोबी को बड़ी मुश्किलें सहनी पड़ी। आखिरकार वो थक हार कर वहीं बैठ गया और अपनी किस्मत पर रोने लगा। पर उसी वक्त उसकी नजर आंगन में टहलते बीरबल पर पड़ी और उसने तुरंत उन्हें आवाज लगाई, राजा बीरबल, मेरी मदद कीजिए। माही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतने चिंतित क्यों हो? उस धोबी ने बीरबल को सारी घटना विस्तार में बताई, जिसे सुनकर बीरबल की हंसी छूट गई। अच्छा, तो तुम हो वो धोबी जिसकी सिफारिश कुमार ने की थी? बीरबल ने धोबी को दरबार में हुई सारी बात बताई, जिसे सुन धोबी चौंक गया और बोला, तो ये बात है, मुझे लगता है कि कुमार मुझसे उस दिन का बदला लेना चाहता है। कैसा बदला? फिर धोबी ने उस दिन मिट्टी के बर्तन टूट जाने वाली घटना का जिक्र किया, जिसे सुन बीरबल को ये समझते देर नहीं लगी कि ये मामला सफेद हाथी का नहीं बल्कि दाल में कुछ काला होने का है। और वे बोले, तुम एक काम करो, बादशाह से जाके कहो कि हाथी परेशान होकर एक ही जगह खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों ना एक बड़ा सा घड़ा बनाया जाए जिसमें हाथी को खड़ा कर आराम से धोया जा सके। और इस कार्य के लिए तुम कुमार की सिफारिश करना और बस आगे का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। योजना के अनुसार कुम्हार को बड़ा सा मिट्टी का घड़ा बनाने के कार्य पर लगा दिया गया। बड़ी मुश्किल से उसने 2 दिन में उस घड़े को तैयार भी कर लिया। उसे देखने हर कोई उत्सुक था और बीरबल बादशाह अकबर को लिए वहां पहुंच गए। उसी वक्त धोबी ने हाथी से घड़े में जाने को कहा, पर जैसे ही वो हट्टा कट्टा हाथी अपना पाँव उस मिट्टी के घड़े में रखता है, वो घड़ा टूटकर चकनाचूर हो जाता है। ये देख बादशाह अकबर बेहद क्रोधित हो जाते हैं। ये क्या, इतना कमजोर घड़ा? जरूर इसमें कोई मिलावट होगी। वो दरअसल महाराज, ये तो स्वाभाविक है कि मिट्टी का घड़ा इतना वजन सह नहीं पाएगा। ये किसने कहा तुमसे? कल ही मेरी बात टिम्बकटू के राजा से हुई। उनके यहाँ के हाथी इसी तरह के घड़ों में नहाते हैं, वो तो नहीं फूटते। एक काम करो, दोबारा कोशिश करो और तब तक बनाते रहना जब तक ये हाथी का वजन सहने लायक नहीं हो जाए। ये सुन कुम्हार को अपनी गलती मानने के सिवाय और कोई उपाय नहीं बचा और वो तुरंत शर्मिंदा हो बोल पड़ा, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने सफेद हाथी की बात केवल माही की तरफ ईर्ष्या के कारण कही थी। कृपया मुझे आप सब माफ कर दो। ये बात हम जानते थे, पर तुम हमारे मित्र के पुत्र होने के कारण हम तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहते थे। अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इस पर बीरबल तुरंत बोले, चलो, हाथी तो सफेद नहीं हुए, पर कुमार के मन का मेल साफ हो गया। ये सुन सब हंस पड़े और राज्य में खुशहाली बनी रही।
तो इससे हमने ये सीखा कि ईर्ष्या से नहीं, मानवता से कार्य करना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सुबह की नरम धूप दरबार के खिड़कियों पर चमक रही थी, लेकिन दरबारियों के चेहरे पर सन्नाटे के बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह थी दरबार से बादशाह के चहीते बीरबल की गैरहाजिरी, जिसके बिना बादशाह सुबह की सभा कभी शुरू नहीं करते। कुछ देर और इंतजार के बाद आखिरकार सभी मंत्री मंडली अपना आपा खोने लगे और उनमें से एक शातिर मंत्री ने हिम्मत दिखाकर बादशाह से सवाल पूछ ही लिया। उसने पूछा, गुस्ताखी माफ बादशाह अकबर, यदि आपकी इजाजत हो तो क्या हम सभा की कार्रवाई शुरू करें? क्योंकि बीरबल का इंतजार करने में कोई फायदा नहीं है। हरगिज नहीं, जब तक बीरबल नहीं आता कार्रवाई शुरू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनकर दरबार के सभी मंत्री चौंक जाते हैं और शातिर मंत्री कहता है, बादशाह अकबर, क्यों आप हमेशा बीरबल पे ही भरोसा जताते हैं? कभी आप हमें भी निर्णय लेने का मौका दें। मैं दावा करता हूँ कि हम बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान, भरोसेमंद और बेहतर साबित होंगे। बादशाह को तुरंत ही मंत्रियों के भीतर जलन की भावना उबलती हुई नजर आई, परंतु उन्हें मंत्रियों के सवाल जायज लगे और उन्होंने इसका निवारण करने का निश्चय किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आप सब यहाँ मौजूद मंत्रियों से मैं एक सवाल पूछूंगा। उसका जवाब अगर आप सब दे पाए तो मैं आज के बाद बीरबल के लिए कभी इंतजार नहीं करूंगा और आप सबके विचारों को प्राथमिकता दूंगा। ये सुन सभी मंत्रियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, परंतु अभी बादशाह की बात पूरी नहीं हुई थी। लेकिन क्या बादशाह अकबर? लेकिन अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप सबको दरबार से 3 महीनों के लिए बिना तनख्वाह बर्खास्त कर दिया जाएगा। कहो, मंजूर है? ये सुन सारे मंत्रियों के तो जैसे होश ही उड़ गए, पर उनके पास यही मौका था अपने आप को बादशाह के नजरों में बीरबल से बेहतर साबित करने का। तो इज्जत की खातिर उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार ही लिया और सारे मंत्री एक दूसरे को इशारा करते हुए बादशाह की बात से सहमत होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हुजूर, हमें आपकी शर्त मंजूर है। आप सवाल करें, हम तुरंत जवाब देंगे। इतनी जिज्ञासा देखकर अकबर ने दरबार के सारे मंत्रियों से सवाल किया, तो बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? जरा दिमाग पर जोर लगाओ। हम तुम्हें शाम तक का वक्त देते हैं, जवाब लाओ वरना बर्खास्त हो जाओ। तकलिया। ये कहकर बादशाह अकबर दरबार के सिंहासन से उठ के दरबार के बाहर जाने लगे। फिर वो अचानक रुके और पलटकर दरबार के मंत्रियों से कहा, वैसे अगर बीरबल यहाँ मौजूद होता तो एक दिन की भी मोहलत नहीं लगती। सारे मंत्रियों में ये सुन गुस्से की आग जल उठी और शातिर मंत्री ने कहा, बादशाह अकबर ने तो हमें इस बड़ी सी चीज के लिए बड़ी उलझन में डाल दिया। बड़ी दिक्कत हो रही है ये बड़ी सी चीज ढूंढने में। अब बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी तो दुनिया है, अब उससे भी बड़ी चीज क्या हो सकती है? मुझे लगता है। अरे तुम जरा चुप रहो, तुम्हारा बड़ा घमंड ही हमें ले डूबा है। अरे वाह, तुम जैसे बेहद ही। ऐसी तू मैं में ही आधा दिन बीत गया और सूरज ढलने का समय हो गया। थके हारे एक मंत्री ने सुझाव दिया, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब हमारे पास है। अगर हम सबको अपनी नौकरी बचानी है तो इसका केवल एक ही मार्ग है। अपने घमंड का शरबत बना के पी जाओ और चुपचाप बीरबल के पास चले जाओ। बात तो सही है, अब सवाल बस बड़ी चीज का नहीं, हमारे पापी पेट का भी है। तो चलो। फिर क्या था, सारे मंत्री इस बात पे सहमत हो गए और वो बीरबल के घर की ओर निकल पड़े। बीरबल के घर पहुंचते ही सारे मंत्री हड़बड़ी में चिल्ला चिल्ला के उन्हें बात बता रहे थे। उस पे बीरबल ने कहा, अरे अरे अरे, कोई आपकी जान लेने के लिए आप सबके पीछे पड़ा है, ऐसे क्यों हड़बड़ा रहे हो? एक एक करके बोलिए, तभी समझ पाऊंगा मैं और तभी समस्या का हल भी निकलेगा। इस बात पे सारे शांत हो गए और एक मंत्री ने सारी बात बीरबल को विस्तार में समझाई, जिस पे बीरबल हंसते हुए बोले,
बादशाह अकबर ऐसे मजेदार सवाल लाते कहाँ से है? पर जो कुछ भी हो, इस वक्त इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। आप मुझे कल तक का समय दे दो। नहीं नहीं, बादशाह ने हमें सूरज ढलने तक का ही वक्त दिया है, नहीं तो हमें 3 महीने बिना तनख्वाह के निकालने पड़ेंगे। जल्दी कुछ सोचो बिरबल, हमें तुम्हारी बेहद जरूरत है। तुम जो बोलोगे हम वो सब करने को तैयार हैं। बस इससे हमें बचा लो। हाँ हाँ, कृपया हमारी मदद करो, मदद करो। ये देख बीरबल के दिमाग की बत्ती जल उठी और वे बोले, ठीक है, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। वो पालकी देख रहे हो? बीरबल अपनी बात बताते हुए उस पालकी में बैठ गए और 4 मंत्रियों से उसे उठाने को कहा। एक मंत्री से कहा आप मेरी शॉल पकड़िए, और एक मंत्री से कहा आप मेरी चप्पल पकड़िए, और एक मंत्री से कहा आप मेरे ऊपर फूल डालिए जैसे ही हम दरबार पहुँचेंगे। सारे मंत्री ने बिना हिचकिचाए बीरबल की आज्ञा का पालन किया और धूम धड़ाके से बीरबल की पालकी के साथ दरबार पहुँचे। ये सब क्या मांजरा है बिरबल? महाराज, ये आपके सवाल का उत्तर है। क्या मतलब? ये पालकी तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज नहीं लगती? जी महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज भी नजर नहीं आती, क्योंकि वो हम सबके स्वभाव से जुड़ी होती है, और वो चीज है जरूरत। ये सुन वहाँ खड़े सभी दरबारी और मंत्री चौंक गए और शातिर मंत्री ने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है? जरूरत कैसे बड़ी हुई? उसका तो आकार नापा ही नहीं जा सकता। सही कहा, इसीलिए तो जरूरत सबसे बड़ी चीज हुई ना, क्योंकि वो अनंत है और किसी को भी अपने सामने छोटा कर सकती है। अभी आप अपना ही उदाहरण देख लीजिए। कल तक मुझसे नफरत करते थे, पर आज अपनी जरूरत के कारण मुझे अपने कंधों पे उठा लिया, जो आज तक कभी मुमकिन न हो पाया। तो हुई ना जरूरत सबसे बड़ी चीज। बीरबल की ये बात सुन सारे मंत्रियों का मुंह खुला का खुला रह गया। बादशाह अकबर तो अपनी मुस्कुराहट को हंसी में बदलते रोक ही नहीं पाए, जिसे देख सारे मंत्रियों का सर शर्म से नीचे झुक गया। और बीरबल ने इस बार फिर से चतुराई से एक बड़ी सी गुत्थी सुलझा दी और हमें ये सिखा गए कि कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए। क्या पता कब, कहां और कैसे हमें उस व्यक्ति की जरूरत पड़ जाए। असली चोर कौन? एक घनी रात में सोनसेन नाम का सोना व्यापारी पैसों की बोरी लिए दबे पांव सहमा हुआ सा जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसकी डर की वजह कोई बब्बर शेर या तेंदुआ नहीं, बल्कि बादशाह अकबर के राज्य में बढ़ती चोरी थी। तभी अचानक व्यापारी धड़ाम से किसी व्यक्ति से टकराया और उसकी पैसों से भरी बोरी जमीन पे गिर पड़ी, जिससे सारे सोने के सिक्के यहाँ वहाँ बिखर गए। दूसरा व्यक्ति इतने सिक्के देख अचंभित हो गया और तुरंत वहाँ से सिक्के समेटने में व्यापारी की मदद करने लगा और उससे पूछा, माफ कीजिए, पर आप इतने घबराए क्यों हैं हुजूर? कहीं कोई शेर तो नहीं पीछे पड़ा? शेर नहीं, चोर। इस राज्य में आए दिन चोरी के किस्से होते रहते हैं और इतने पैसे साथ में रखना खतरे से खाली नहीं। पर तुम कौन हो? कहीं कोई चोर तो नहीं? नहीं नहीं, चोर होता तो कब का आपके पैसे लेकर फरार हो गया होता। मैं तो केवल एक पर्यटक हूँ जो इस घनी रात में सर छुपाने के लिए एक छत ढूंढ रहा हूँ। पर तभी आपको काफी चिंतित दिखा। अगर आप कहीं अकेले जाने में घबरा रहे हो तो क्यों ना मैं आपको ठिकाने लगाऊं। क्या मतलब? मेरा मतलब आपको आपके ठिकाने तक छोड़ आऊं। व्यापारी ने इस पे काफी सोच विचार किया, पर कोई और उपाय ना होने के कारण व्यापारी ने ये जोखिम उठाना ही सही समझा और उस पर्यटक को साथ चलने को कहा। पूरे रास्ते व्यापारी उस पर्यटक के हाव भाव को टटोलता रहा, ये सोचकर कि कहीं ये वो चोर तो नहीं। पर कुछ देर बाद वे सुरक्षित व्यापारी के घर पहुंच गए, जहां 2 सिपाही पहले से पहरा दे रहे थे। व्यापारी ने अपना घर और सिपाहियों को देखकर राहत की सांस ली और सोचा कि अच्छा हुआ यह अनजान व्यक्ति कोई चोर नहीं बल्कि एक भला इंसान निकला। तभी पर्यटक बोला, चलो आपकी मंजिल तो आ गई, अब मैं अपने रास्ते निकलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर इतने रात गए तुम कहाँ जाओगे? एक काम करो, तुम आज रात यही रुक जाओ। तुमने मेरी इतनी मदद की तो अब मुझे भी सेवा का मौका दो। ये सुन उस पर्यटक को काफी खुशी हुई और उसने धन्यवाद करते हुए
उस व्यापारी के आमंत्रण को तुरंत स्वीकार कर लिया। पर्यटक और व्यापारी दोनों घर के अंदर प्रवेश कर ही रहे होते हैं कि उन्हें अकबर के सेनापति दिख जाते हैं। व्यापारी उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है, अरे सुनो, वो नए सिपाही का इंतजाम करने को कहा था, वो हुआ कि नहीं? जी हुजूर, ये दोनों ही है आपके नए सिपाही। चिंता मत कीजिए, हम चोरों को ढूंढ निकालेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अति उत्तम। ये बोल पर्यटक और व्यापारी घर की ओर बढ़ता है। तभी एक सिक्का गिर के घूमते हुए एक सिपाही के पैरों तक पहुंच जाता है, जिसे देख उस सिपाही की आंखें चमक उठी। वहां घर में व्यापारी पर्यटक को अपना घर बताने के बाद कहता है, देखो, तुम अपने सामान का ख्याल रखना, चोर अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहा है। इस बात को ध्यान में रख के पर्यटक व्यापारी के दिए हुए कमरे में चला जाता है, पर भीतर आते ही उसे वहाँ बहुत गर्मी महसूस होती है। इसीलिए वो सामने वाली खिड़की को खोल देता है, जहाँ से ताज़ा हवा बहने लगती है। वाह, अब गर्मी महसूस नहीं होगी। ये कह के वो सोने चला जाता है और थकान के कारण जल्द ही गहरी नींद में खो जाता है। और फिर कुछ देर बाद खिड़की से 2 पैर दबे पांव अंदर आते हैं और व्यापारी के कमरे में से वो सोने के सिक्कों का झोला उठाकर उसी खिड़की से बाहर जाने की तैयारी में होते ही हैं कि तभी पर्यटक ने उसका एक पांव दबोच लिया। जब वो चोर पीछे मुड़कर देखता है तो पर्यटक उसे देख आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, तुम तो नए सिपाही हो ना? हाँ हूँ, अब चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, वरना अंजाम बुरा होगा। शर्म नहीं आती? एक सुरक्षा कर्मी होकर चोरी कर रहे हो। देखो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें चुराए हुए सामान से आधा हिस्सा दे दूंगा। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। चलो, तुम्हें अभी व्यापारी के पास लेके जाता हूँ। पर्यटक उसे खींचकर घर के बीचों बीच लाकर खड़ा करने वाला ही होता है कि उतने में सिपाही सिक्कों का झोला पर्यटक के ऊपर फेंक के उसके हाथ पकड़ लेता है और जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। ये सुन घर के सारे नौकर व्यापारी सहित वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है? तुमने हमारे मेहमान को ऐसे क्यों पकड़ा है? मालिक, इन्होंने चोरी की है। नहीं व्यापारी जी, ये झूठ बोल रहा है, बल्कि चोर ये है। देखिए मालिक, इनके हाथ में वही झोला है जो आप आज लेके आए थे। इतना ही नहीं तो इनके कमरे की खिड़की और दरवाजे खुले के खुले ही हैं। ये खिड़कियों से बाहर ही निकलने वाले थे कि मैंने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। इस विश्वासघात से व्यापारी काफी क्रोधित हो गए और बोले, क्या? तो आखिर ये चोर ही निकला? इसका मतलब मदद करना तो बस इसका ढोंग था। इसे अभी के अभी दरबार में महाराज के सामने सजा देने के लिए ले जाओ। लेकिन हुजूर। सिपाही शैतानी मुस्कान देते हुए पर्यटक को खींचते हुए वहाँ से ले चला और दरबार ले आया, जहाँ भोर सुबह के बावजूद बादशाह अकबर अपने मंत्रिमंडल के साथ इस समस्या का निवारण करने आए। दरबार में घुसते ही व्यापारी और पर्यटक की तू-तू मैं शुरू हो गई। उस पर अकबर ने दोनों को शांति से बात समझाने का आदेश दिया और वो सुन अकबर चौंक गए और इस पर विचार करने लगे और बोले, ये तो बड़ी उलझन हो गई, पर कानून के अनुसार तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका अवश्य दिया जाएगा और तुम काफी खुशनसीब हो। मेरे दरबार का सबसे चालाक और अक्लमंद मंत्री एक लंबी छुट्टी के बाद वापस लौट आया है। सिपाहियों, बीरबल इस वक्त जिस भी हालत में हो उससे अभी हाजिर किया जाए। कुछ देर बाद थका हारा नींद से जूझता बीरबल सारी बात को ध्यान से सुनता है और चौंक जाता है। ये तो बड़ी दुविधा है, इसमें विश्वास किसका किया जाए? इस बार तो बीरबल भी उलझन से सर खुजाने लगे। तभी उनकी नजर खिड़की के बाहर आंगन में पेड़ पर खेल रहे माली के बच्चे पर पड़ी। उसे देख आखिरकार बीरबल के दिमाग की बत्ती जल ही गई और वो बोले, मुझे तुम दोनों की पूछताछ अकेले में करनी होगी। चलो बाहर आंगन में। और जब वो बाहर जा रहे होते हैं तभी बीरबल वहाँ खड़े माली के पास जाकर उनसे कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
मुझे इस गुत्थी को सुलझाने में तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। जब मैं उन दोनों से पूछताछ करूंगा, तब तुम्हारे हट्टे कट्टे बच्चे को आम के पेड़ से गिर के बेहोश होने का अभिनय करने को कहो। उसके बाद बीरबल उसे सारी योजना कान में समझाते हैं। बस ये योजना काम कर जाए, नहीं तो किसी बेकसूर को सजा मिल जाएगी। आंगन में जब बीरबल दोनों आरोपियों से पूछताछ करने लगे, तभी योजना के मुताबिक माली का बेटा आम के पेड़ से कूद गया और बेहोशी का अभिनय करने लगा और माली चिल्लाने लगा, अरे कोई मदद करो, मदद करो। ये सुन बीरबल और दोनों आरोपी वहाँ दौड़कर आ गए। बीरबल ने बच्चे को देखा और कहा, ओह, ये तो बेहोश हो गया है। माली, तुम मेरे साथ वैद्य को लाने चलो और तुम दोनों इस बेहोश बच्चे को उठाकर तुरंत महल में ले जाओ। वे दोनों बीरबल की आज्ञा का पालन कर बच्चे को उठाकर चलने लगे, परंतु तनाव से जूझ रहा पर्यटक अपने भावों को रोक नहीं पाया और सिपाही से कहा, सुनो भाई, क्यों खामखा मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो? कृपया मुझे इस झंझट से मुक्त करो, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरी अंधी माँ का ख्याल कौन रखेगा? अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैंने आधा हिस्सा लेने को कहा था, तब ले लेते तो ये नौबत नहीं आती थी। इस चीज के जिम्मेदार तुम खुद हो। अब अपनी मूर्खता की सजा भुगतो। तभी बेहोशी का नाटक कर रहे बच्चे ने अपनी आंख खोली और चिल्लाया, चोर मिल गया, चोर मिल गया। बीरबल उसी वक्त कुछ सिपाहियों के साथ दौड़कर आया और बच्चे को शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश बेटा, तो बताओ तुमने क्या सुना? बच्चा बोला कि उसने दोनों की सारी बातें सुन ली और ये सिपाही ने इस पर्यटक को चोरी में साथ देने के लिए आधा हिस्सा देने का प्रस्ताव दिया था, जो इस भले आदमी ने लेने से मना कर दिया। तो इसके मुताबिक चोर ये सिपाही ही है। तभी वहाँ खड़े सिपाहियों ने उस चोर सिपाही को धर दबोचा और काल कोठरी में ले गए। आखिरकार एक बेगुनाह जो बच गया था और इतने दिनों से राज्य में चोरी की गुत्थी भी सुलझ जो गई थी। पर्यटक ने बीरबल का धन्यवाद किया और वहाँ से खुशी खुशी चल पड़ा। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? यही कि सच कभी नहीं छुपता और बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। एक सवाल ऐसा भी। एक प्यारी सुबह दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज रहा था। तब उस वक्त एक अनजान आदमी वहाँ आ पहुँचा और बादशाह अकबर से बोला, अरे वाह, आज दरबार में राजा बीरबल के बिना इतनी रौनक छाई हुई है। उसे देख बादशाह अकबर चौंक गए और पूछा, आपकी तारीफ, और तुम बिना इजाजत के हमारे दरबार में कैसे घुसे? ये क्या महाराज, आप भूल गए? हमने तो आपको हमारे आने का समाचार पहले ही दे दिया था। मैं हूँ पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री मनमुखिया सिंह। सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं, हमारा दुश्मन राज्य कहो। हमने सुना है आपके राजा हमसे शांति चाहते हैं, इसीलिए हमने आपको आने की अनुमति दे दी। कहो, क्या संदेशा है तुम्हारा? जी बिल्कुल, मैं शांति का प्रस्ताव तो लाया हूँ, पर हमारे महान राजा की एक शर्त है। ये सुन दरबार के बाकी मंत्री क्रोधित हो गए और आपस में खुसफुसाने लगे। कहो। वो दरअसल आपके गुणी दरबारी के अक्लमंदी के किस्से किसी से छुपे नहीं है, हमारे राज्य से भी नहीं। ये सुन शातिर मंत्री के मन में खुशी की लहर जाग पड़ी और वो तुरंत बोला, अरे वाह वाह वाह, मेरी अकल के चर्चे पड़ोसी देश तक पहुंच गए। तुम सच में इतने बुद्धू थे या अभी दरबार में आने से पहले कहीं गिर गए थे? क्या मतलब? बचपन से ही होशियार हूँ मैं, सब में अव्वल आता हूँ। देख नहीं रहे, पड़ोसी देश तक पहुँच गए मेरे चर्चे। अगर तुम इतने ही अक्लमंद होते तो ये बात समझ जाते। हम तुम्हारी नहीं, बीरबल की बात कर रहे हैं। क्या? अगर आप दोनों की बेअक्ल वाली बातें खत्म हो गई हो तो हम मुद्दे की बात पर आए। क्या शर्त है तुम्हारे दुश्मन राजा की? बात ऐसी है महाराज कि आपके प्रिय बीरबल की चतुराई के किस्से दूर दूर तक हवा में उड़ रहे हैं। बस फिर उड़ते उड़ते खबर हमारे राज्य पहुंची, पर हमारे राजा का मानना है कि सारे राज्यों में हमारा दरबारी, खासकर कि मैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे बीरबल को चुनौती और आपको शांति का प्रस्ताव देने भेज दिया। ठीक है, अब शर्त क्या है बताओ। शर्त आसान सी है, मैं बीरबल से कुछ प्रश्न पूछूंगा। अगर वो उसका जवाब देते हैं
तो हम आपके राज्य पे कभी हमला नहीं करेंगे, और अगर वे इस चुनौती को पार नहीं कर पाए तो फिर आपको अपने हथियार डाल देने होंगे और हार माननी पड़ेगी। अकबर ये सुनते ही काफी सोच विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि जंग से जान माल का बहुत नुकसान होता है और वैसे भी पड़ोसी राज्य काफी ताकतवर था। उनसे जंग ना मोड़ लेना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होगी। तो फिर उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, बीरबल को पेश किया जाए। ये सुनते ही दरबारी और चौंक गए और दुश्मन मुख्यमंत्री मन ही मन हंसने लगा। सिपाही जब बीरबल के घर पहुंचते हैं तब बीरबल नहा रहे थे। सिपाही बीरबल की बीवी से कहते हैं, राजा बीरबल को कितना समय लग सकता है? बात ऐसी है कि उन्हें बादशाह ने दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया है। लो कर लो बात। बादशाह अकबर का आदेश आया, लेकिन ये अभी तक नहा के बाहर भी नहीं आए हैं। मैं तो थक गई हूँ इनके आलसी बर्ताव के कारण। क्या करूँ? कहिए आप ही। चाय भी मुझे 4 बार गर्म करनी पड़ती है, पर ये बाहर आते ही नहीं जल्दी। आप या तो दरवाजा तोड़ के इन्हें बाहर निकालिए या बादशाह अकबर से कह दीजिए इन्हें और 3 घंटे लग जाएंगे तैयार होने में। बीरबल की बीवी की बात सुन के सिपाही चौंक गए। वे निराश होकर उल्टे पांव जा ही रहे थे कि तब पीछे से बीरबल ने उन्हें आवाज दी, रुको, मेरी धर्मपत्नी की बातों में मत आओ। उनकी तो आदत ही है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। मैं तैयार होने में 3 घंटे कभी नहीं लगाता, बस 2.5 घंटे काफी होते हैं। अब चलो। दरबार पहुंचते ही बीरबल देखते हैं कि वहाँ का माहौल काफी गरमाया हुआ है और कोई अनजान इंसान वहाँ खड़ा है। वे आदर से बादशाह को पूछते हैं, महाराज, मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाने की कोई खास वजह? बादशाह अकबर बीरबल को सारी बात समझा देते हैं, जिसे सुन बीरबल भी पसीना पसीना हो जाते हैं। आखिरकार ये राज्य के भविष्य का सवाल था, जिसकी तबाही या खुशहाली बीरबल की बुद्धि पर निर्भर थी। तो बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। तुम जरूर इस जंग को होने से रोक सकते हो, जिससे बहुत सी जानें बच जाएंगी। वो दरअसल वो बादशाह अकबर, मुझे नहीं लगता बीरबल इस चुनौती के लायक है। जलील होने से अच्छा है हम जंग में कूद जाए। नहीं, हम बीरबल को अच्छे से जानते हैं। वे बिना हथियार उठाए किसी भी चीज पर जीत हासिल कर सकते हैं। बादशाह का इतना भरोसा देख बीरबल की आंखें नम हो गई और उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दुश्मन मंत्री से कहा, कहिए, क्या सवाल है? पहले तो आप ये बात बताइए कि आपको एक कठिन सवाल का जवाब देना है या 100 आसान सवालों के जवाब देने हैं। इस पर बीरबल ने एक क्षण विचार किया और बोले, मैं एक कठिन सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये क्या बेवकूफी है बीरबल, तुम हमारी नाक कटवा कर मानोगे। वो दरअसल मैंने अपनी धर्मपत्नी को शाम को बाजार ले जाने का वादा किया है। 100 सवालों का जवाब देते देते तो रात हो जाएगी। उसके बाद राज्य बचे या ना बचे, मैं तो निश्चित ही नहीं बचूंगा। ये सुन सभी हंस पड़े और दरबार का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। बहुत खूब, तो बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? ये सुन पूरा दरबार सोच में डूब गया, लेकिन बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी, मुर्गी पहले आई थी। ये सुन दुश्मन मंत्री ने पूछा, वो कैसे? क्षमा चाहता हूँ, पर चुनौती के अनुसार आपने सिर्फ एक सवाल पूछने का वादा किया था, जिसका जवाब मैंने दे दिया, तो आपके अगले सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ये तेज तलवार सा जवाब सुनते ही मुख्यमंत्री का सर शर्म से नीचे झुक गया और सारा दरबार अचंभित हो गया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी हाजिर जवाबी के कारण राज्य को एक बड़ी विपदा आने से बचा लिया। बादशाह अकबर फिर से बीरबल पर गर्व करते हुए उनकी वाहवाही करने लगे और मुख्यमंत्री ने भी बीरबल से खुश होकर उन्हें गले लगा लिया। तो हमने क्या सीखा? यही कि मन की उपस्थिति जटिल समस्याओं को बेहाल करने में मदद करती है।